हेलो एवरीवन। आज जो हम लेसन स्टार्ट कर रहे हैं अपना वो है इंडियन फेडरलिज्म यानी कि भारतीय संघवाद। सबसे पहले मैं आपको इसका मीनिंग बता रही हूँ कि संघवाद क्या है। आपने इस लेसन को 10th क्लास में भी किया है। यहाँ पर यही लेसन थोड़ा सा विस्तार से है। 10th में आपको कुछ एक बातें बताई गई थी। मैं आपको कुछ एक बातें याद करवाने की कोशिश कर रही हूँ। तो वहाँ पूछा गया था कि संघवाद का क्या अर्थ है। संघवाद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो संघवाद क्या होता है। इसमें दो स्तर पर सरकार को बांट दिया जाता है, एक केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। ये दोनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करती हैं, यानी कि केंद्र सरकार भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और राज्य सरकार भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। ये दोनों सरकारें एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करती। और जो सत्ता व शक्ति राज्य सरकार को दी जाती है वह केंद्रीय सरकार के द्वारा कम नहीं की जा सकती। इसका एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको। अपना जो भारत देश है जहाँ पर हम रहते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले दो स्तर पर सरकार बनाएगी, एक केंद्र स्तर पर एक राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर आप देख सकते हैं कि भारत है और भारत में 28 राज्य हैं, जो कि मैंने आपको लिखवा रखी हैं ये बातें। आप वहाँ नोटबुक से इनको देख सकते हैं कि 28 राज्य हैं। 28 राज्य में अलग अलग सरकार बनी हुई है। जैसे हम हरियाणा में रहते हैं, हरियाणा में अलग सरकार बनी हुई है, तो इसी तरह से केंद्र सरकार है और इन दोनों के पास अपनी अपनी पावर है। फिर 1992 के बाद क्या किया गया कि स्थानीय स्तर पर भी संस्थाएं शासन को चलाती हैं, यानी कि 3 स्तर पर बांट दिया गया। लेकिन हम यहाँ संघवाद को पढ़ेंगे कि 2 स्तर पर सरकार को बांटा गया है, एक केंद्र स्तर पर और एक राज्यों में, यानी कि केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। जो ये भारतीय जो संविधान है, संविधान में कहीं भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में ये जो संविधान बना ये 26 जनवरी 1950 को बना था। तो इसमें कहीं पर भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। संविधान का जो अनुच्छेद 1 है उसमें इसे राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है, जो अनुच्छेद 1 है, क्योंकि हमारे संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद हैं, तो उन 395 में से एक के बारे में बात की गई तो वहाँ राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान निर्माताओं ने इंग्लैंड की तरह न तो पूर्ण रूप से एकात्मक सरकार की स्थापना की है और तथा न ही अमेरिका के संविधान से प्रभावित होकर संघात्मक सरकार की स्थापना की है। इस लाइन का अर्थ ये है कि इंग्लैंड में एकात्मक सरकार है। ठीक है, 2 स्तर की सरकार नहीं। एकात्मक का क्या अर्थ है कि एक ही लेवल की, एक ही स्तर की सरकार होना, जैसे केंद्र स्तर की। और अमेरिका में क्या है, संघात्मक सरकार की व्यवस्था है। सैद्धांतिक तौर पर तो सत्य यह है कि संविधान निर्माताओं ने दोनों प्रकार के शासन प्रणालियों के गुणों का समावेश किया है। जो अपना संविधान बनाया गया है भारत का, तो उसने कुछ तो इंग्लैंड के एकात्मक शासन की विशेषताएं ली हैं, कुछ बातें जो उनको वहाँ से अच्छी लगी उनको ग्रहण कर लिया, कुछ उन्होंने अमेरिका के संघात्मक शासन की विशेषताएं ली हैं। तो दोनों को इन्होंने ना मिश्रण किया हुआ है। 1935 का एक अधिनियम था, उस अधिनियम के आधार पर केंद्र तथा राज्यों के संबंध को इस प्रकार संविधान में नियोजित किया गया कि विश्व के अन्य संघीय संविधानों में देखने को नहीं मिलता। इसका क्या मीनिंग है कि केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों में शक्तियों का विभाजन करके संघात्मक शासन व्यवस्था को स्थापना करने का प्रयास किया गया है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है
कि भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, इसलिए हमने संघात्मक स्वरूप को ज़्यादा स्वीकार किया है। इसके विपरीत देश की एकता तथा अखंडता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 356 में कुछ ऐसे प्रावधान कर दिए गए हैं कि जिससे भारतीय संविधान संकट काल में एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर सकता है। देखिए, आप बुक की लाइनों की अपेक्षा अब मेरी बात को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले इस संघवाद का मीनिंग ही आपको अच्छे से समझना है। संघवाद यानी कि दो स्तर पर सरकार का होना, केंद्र और राज्य स्तर पर। ये वर्ड आप अच्छे से लर्न करें, ठीक है। फिर क्या किया कि जब अपना भारत का संविधान बना, आप इसकी डेट याद रख सकते हो तो दी बेस्ट, कि 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान बना तो इसने ना कुछ अन्य देशों के संविधान से जो अच्छी बातें इनको लगी वो अपना ली गई। तो हमारा जो संविधान है इसमें जो संघवाद है वो एक मिश्रण है, यानी कि कुछ हमने एकात्मक विशेषताएं ली हैं, जैसे इंग्लैंड में है एकात्मक, कुछ इसने संघात्मक विशेषताएं ली हैं, जैसे कि कहाँ पर हैं, अमेरिका के अंदर। जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, आप एक एक क्वेश्चन को सोचो समझो, ये रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल समझना है इसको अच्छे से, ठीक है। रिवीजन हमारी कई बार हो जाएगी, इसकी दोबारा क्लास में भी करवा दी जाएगी और पहले भी मैं करवा चुकी हूँ। तो जब मैं रिवीजन भी करवाऊँगी दोबारा, तब भी मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बोल बोल कर ही याद करवाऊँगी ये सारी बातें, तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर एक बात कही गई है कि लगभग ऑलमोस्ट हमारा जो संविधान है तो इसमें संघात्मक शासन व्यवस्था को अपना गया। संघात्मक का मीनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ कि केंद्र और राज्य स्तर पर सरकार शक्तियों का बंटवारा, ठीक है। फिर इसने कहा ये अनुच्छेद 356 के अकॉर्डिंग कि कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि जिससे संकट काल में एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेता है। ये सारी शक्तियाँ ना जो संकटकालीन है ये राष्ट्रपति के पास होती हैं। हमारा अनुच्छेद है 352 से 360, ये आपकी बुक में कहीं लिखा नहीं हुआ है, ये मैं आपको बता रही हूँ, इस लाइन को मैं समझा रही हूँ ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हों कि संकटकालीन स्थितियाँ कौन सी हैं। तो 352 से 360 में कुछ संकटकालीन कुछ आपातकालीन स्थितियाँ आई हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है देश में ना संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, या फिर कोई अन्य देश हमारे देश पर आक्रमण कर देता है, ठीक है। या फिर क्या होता है कई बार वित्तीय समस्या आ जाती है। वित्तीय समस्या यानी कि पैसे को लेकर खजाना ही खाली हो जाता है। तो वित्तीय समस्या को लेकर इस तरह की कुछ प्रॉब्लम जब आती हैं तो उसमें राष्ट्रपति है ना किसी से ये सलाह नहीं करता, अन्य राज्य सरकारों से या केंद्र सरकार से वहाँ पर, क्योंकि राष्ट्रपति तो क्या है केंद्र सरकार में है मेन, ठीक है। तो तब ये सलाह नहीं करता राज्य सरकारों से कि वो इन संकटकालीन स्थितियों से कैसे निपटे, तो उसी टाइम आपातकालीन स्थिति घोषित कर सकता है, ठीक है। तो उस टाइम उसका जो फैसला होगा वो एकात्मक सरकार के अकॉर्डिंग होता है। तो इसलिए हमारे भारतीय संविधान में एकात्मक विशेषताओं को भी अपनाया गया है, ठीक है। जैसे वित्तीय समस्या हो गई देश में तो उस समय राष्ट्रपति को इतना अधिकार है कि वो जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह हैं उनकी भी पे स्केल को कम कर सकता है उस टाइम, ठीक है। संकटकालीन स्थितियों में कई तरह की वो उसी टाइम रोक लगा सकता है। तो इस तरह से हमने कुछ मामलों में एकात्मक स्वरूप को भी अपना रखा है। तो इस प्रकार संसदीय शासन प्रणाली के सभी लक्षणों तथा एकात्मक शासन व्यवस्था के गुणों को यह अपनाए हुए है। और अब हम बिल्कुल अच्छे से विस्तार से भारतीय संघवाद के ऊपर चर्चा करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि सबसे पहले है ना लेसन का मीनिंग समझना होता है, लेसन के अंदर क्या है, ताकि आप है ना थोड़ा सा समझ पाएँ कि हमने लेसन में क्या क्या पढ़ना है। तो ये बातें अगर आपको क्लियर हो जाती हैं कि लेसन में हमने क्या पढ़ना है, तो एक थोड़ा सा आइडिया पहले ही ओवरव्यू लेसन का मिल जाता है आपको। तो इस लेसन में मैंने आपको बता दिया केंद्र और राज्य स्तर पर बंटी हुई हैं, ठीक है। एकात्मक स्वरूप को भी कुछ स्थितियों में अपना लिया गया है और संघात्मक स्वरूप को तो अपना ही रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में
केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार भी, और दोनों स्वतंत्र रूप से अपना काम करती हैं। लेकिन फिर भी कुछ एक प्रकार के अगर विवाद हो जाते हैं तो लास्ट में केंद्र सरकार का फैसला ही मान्य होता है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको अभी दे देती हूँ। वैसे ये नेक्स्ट लेसन जो मैं सर्वोच्च न्यायालय का करवाऊंगी वहाँ भी आएगा, लेकिन अभी भी आप यहाँ पर समझ लें कि किस तरह से मान्य होगा वो फैसला। जैसे किसी का ना कोई झगड़ा हो जाता है, वो क्या है, स्थानीय न्यायालय जाएगा। पहले तो स्थानीय न्यायालय से कहाँ जा सकता है, वो हाई कोर्ट। हाई कोर्ट किस पे आ गया, कौन से लेवल पर, स्टेट लेवल पर। फिर उसके बाद वहाँ भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं है, नहीं लग रहा उसको उसका फैसला सही, तो वो क्या, कहाँ अपील कर सकता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट किसके अंतर्गत आता है, केंद्र सरकार के। फिर उसके बाद कहीं और अपील नहीं कर सकता। तो लास्ट में क्या चीज़ हुई कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ही मान्य है। सर्वोच्च न्यायालय किस में आ गया, केंद्र सरकार में। तो लास्ट में केंद्र सरकार का फैसला ही मान्य होगा। अगर किसी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तब है ये बात। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषताएं। यानी कि यहाँ पर हमने भारतीय संविधान की संघात्मक क्या क्या विशेषताएं हैं। ये जो संघात्मक है, ये वर्ड हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। आप याद करोगे इस बात को कि हमने ये संघात्मक शब्द कहाँ से लिया है, क्योंकि भारतीय संविधान में तो हमारे में कहीं संघ शब्द का उल्लेख है ही नहीं है। वहाँ तो सिर्फ एक नंबर अनुच्छेद में ये कहा गया कि ये राज्यों का एक संघ है। तो हमने ये संघात्मक विशेषता अमेरिका के संविधान से ली है। तो आप कह सकते हो कि हमारा जो संविधान है वो मिश्रण है कई संविधानों का। अगर मैं आपको पूरी हिस्ट्री इसकी बताने लगूँ ना तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, लेकिन तुम्हें इतना कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भारत का संविधान बनने लगा था तो 60 महत्वपूर्ण देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया था। 114 दिन तक बहस चली थी इस टॉपिक पर। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो आपसे नहीं पूछी जाएंगी, इसलिए टाइम को वो ना करते हुए मैं आपको जो हमारा लेसन में जो आपसे एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं वो पूछी जाएंगी। जितना मैंने आपको लाइनों को समझाना था जो आपकी बुक में आई हो वो मैं समझा चुकी हूँ। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है संविधान की सर्वोच्चता। सर्वोच्चता का क्या मीनिंग है, सर्व प्लस उच्चता। सर्व मीन्स होता है सभी, उच्च मीन्स होता है ऊंचा, यानी कि जो सभी में ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। तो जो हमारे भारत का संविधान है वो सबसे ऊंचा है। ठीक है, भारत में संघीय सरकार की मुख्य विशेषता यह है कि भारत का जो देश का संविधान है वो सर्वोच्च कानून है। संविधान द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी निगम, कोई भी संस्था संविधान से ऊपर नहीं है। जो संविधान ने कानून बना दिया उसके अकॉर्डिंग ही हमको चलना होता है, कोई व्यक्ति इससे ऊपर नहीं है। इसलिए इसकी हेडिंग ये जो मेन है यही बता रही है कि संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि संविधान ही सबसे ऊंचा है, इससे ऊंचा कोई भी नहीं है। अब आप कहोगे प्रधानमंत्री भी नहीं है जी, नहीं है, प्रधानमंत्री भी, कोई भी इससे ऊंचा नहीं है। हम तो एक आम जनता के अकॉर्डिंग आ जाते हैं। प्रधानमंत्री को भी जो संविधान में नियम दिए गए हैं, जो अनुच्छेद दिए गए हैं, जो कानून बना दिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग ही चलना होता है। अगर कोई संविधान का उल्लंघन करता है तो दंड दिया जाता है उसको इस चीज़ के लिए। कोई भी सरकार न तो इसका उल्लंघन कर सकती है और न ही किसी ऐसे कानून का निर्माण कर सकती है जो संविधान की धाराओं के विरुद्ध हो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि संविधान सर्वोच्च है। समझ में आया। सेकंड है शक्तियों का विभाजन। शक्तियाँ, यानी कि जैसे कोई सरकार बन गई, अब ये नहीं है कि एक ही व्यक्ति पूरी सरकार को चलाए, पूरे देश को चलाए। तो वो क्या करते हैं, शक्तियों का विभाजन कर देते हैं। जैसे कि जल विभाग है वो किसी और मंत्री को दे दिया गया, बिजली विभाग है वो किसी और मंत्री को दे दिया गया, पर्यावरण से रिलेटेड है विभाग तो वो किसी को दे दिया, कपड़ा उद्योग, तो तरह तरह के रेलवे उद्योग है, रेलवे मंत्रालय है तो वो किसी को दे दिया गया। तो इस तरह से शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। तो विश्व के अन्य संघीय संविधानों की तरह भारतीय संविधान द्वारा संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। यहाँ पर जो संघ शब्द है ना,
ये केंद्र को बोला गया है, कहीं कंफ्यूज हो जाओ, मैडम पहले केंद्र बोल रही थी अब फिर संघ बोल रही है। तो संघ और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। शासन की समस्त शक्तियों को निम्न 3 सूचियों में बांटा गया है। कितनी सूचियों में बांटा गया है? 3 सूचियों में। ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार रिपीट करवाया है बोल बोल के क्लास में। आई होप आपको लर्न होंगे अभी तक, क्योंकि जब हम बोल बोल के किसी चीज़ को याद करते हैं तो बहुत समय तक माइंड में रहती हैं चीज़ें। और आप भी इसी तरह से किया करो क्वेश्चन अपने आप से, कि आपने जो आज रीड किया उससे रिलेटेड जब भी बैठो तो सोचा करो उस चीज़ के बारे में, आपको अच्छे से लर्न हो पाएंगे। फर्स्ट है संघ सूची। इस संघ सूची में क्या है, यानी कि जो संविधान है, संविधान में 3 सूची की है। संघ सूची है, यानी कि जिसको केंद्र सूची बोल सकते हो तुम, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। संघ सूची में पहले कितने विषय थे? पहले इसमें 97 विषय थे, अब इसमें 100 हो गए हैं। जो संघ है यानी कि राष्ट्रीय स्तर के जितने भी विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को ही होता है। इसमें आप एग्जाम्पल याद कर लेंगे, जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषयों में रक्षा हो गया, विदेशी मामले, सेना, रेलवे, संचार व्यवस्था, युद्ध, शांति, यानी कि जो राष्ट्रीय स्तर के हैं, और इन पर कानून बनाने का अधिकार भी केंद्र सरकार को ही होता है। तो पहले कितने विषय थे? 97, अब कितने हो गए हैं? 100 हो गए हैं। ठीक है, कौन से? राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल होते हैं। कौन से विषय? उसमें से इनके कुछ के नाम आप लर्न कर सकते हो। जैसे रक्षा मंत्रालय हो गया, वो इसके अंतर्गत आ जाता है। विदेशी मामले हैं कि प्रधानमंत्री आज विदेश यात्रा पे गए हैं, दूसरे देश के राष्ट्रपति से मिले, तो वो विदेशी सारे मामले वो इस संघ सूची के अंदर शामिल होते हैं। सेना है, रेलवे है, संचार व्यवस्था है, युद्ध, शांति, सारे के सारे इसके अंदर है। सेकंड है संघ सूची। संघ सूची में क्या होता है कि इस सूची में मूल रूप से पहले 66 थे इसमें विषय, और अब कितने रह गए हैं? 61। जो ये 5 घटे हैं ना, ये समवर्ती सूची में जोड़ दिए गए हैं। जो थर्ड सूची हमारी आएगी ये उस समवर्ती सूची के अंदर जोड़ दिए गए हैं। तो इसमें है ना राज्य स्तर के स्थानीय महत्व के विषय ही आते हैं। जो राज्य स्तर पर विषय है ना स्थानीय, तो वो विषय ही इसमें शामिल हैं। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? न्याय, पुलिस, जेल, उद्योग, कृषि, सिंचाई, सड़कें, पुल, विलासिता, सार्वजनिक स्वास्थ्य। देखो आप इसको लर्न कैसे कर सकते हो, इसके एग्जाम्पल, जैसे पुलिस कहाँ होती है? मतलब कि जेल। ठीक है, और पुलिस ये न्याय वगैरह पकड़ लेते हैं, जब न्याय का काम भी चलता है वहीं पर उनके पास। ठीक है, काम धंधा क्या करते हैं? कृषि वगैरह करते हैं। कृषि में क्या चाहिए? सिंचाई वगैरह भी चाहिए। उद्योग लगा रखे हैं कुछ लोगों ने तो अपने अपने। ठीक है, फिर सड़कें आ गई, तो सड़कों पर तो पुल भी बनते हैं। तो इस तरह से आप इनको याद कर सकते हो कि जो स्थानीय महत्व के विषय हैं, जैसे डेली यूज की बातें हैं अपनी, पुलिस, जेल, न्याय, झगड़ा हो जाता है हमारा तो पुलिस ले जाती है पकड़ के, जेल में डाल देती है। तो इस तरह से आप इनको लर्न कर सकते हो एक यूँ बना के। ठीक है, फिर हम न्याय की गुहार लगाएंगे कि नहीं हमारे साथ तो न्याय करो, हमें तो गलत रूप से पकड़ लिया गया है। ठीक है, फिर आ जाते हैं अपने कृषि कर रहे हैं तो सिंचाई की तो ज़रूरत पड़ेगी, फिर उसमें कुछ लोग अपने उद्योग भी लगाते हैं। अच्छा, सड़कें बन रही हैं, सड़कों के ऊपर पुल बन रही हैं। तो इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं। रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत होती है। तो आप इनको समझें अच्छे से, रटे नहीं है, क्योंकि रटोगे 2 दिन रट लोगे फिर भूल जाओगे आप। तो रटे नहीं, समझें। और मैं आपको बिल्कुल इजी वे से लर्न करवा रही हूँ ये सारी बातें। क्लास में भी ये सारी की सारी चीज़ें इसी तरह से हुई हैं और उसी तरह से मैं यहाँ वीडियो पर आपको करवा रही हूँ। थर्ड है समवर्ती सूची। जो थर्ड सूची है, इस समवर्ती सूची में पहले 47 थे, अब इसमें 52 हो चुके हैं, क्योंकि राज्य सूची से 5 विषयों को हटाकर समवर्ती सूची के अंदर डाल दिया गया है। देखो, जो राज्य सूची था उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को ही होता है। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। अब समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार को भी है और राज्य सरकार को भी है। लेकिन फिर भी
कोई ऐसा विवाद हो ही जाता है तो लास्ट में फैसला किसका मान्य होगा? केंद्र सरकार का। इसका एग्जाम्पल मैं पहले भी आपको दे चुकी हूँ। तो इसमें कौन से विषय आ जाएंगे? तो सबसे पहले तो इसमें वो विषय आ जाएंगे जैसे कि मैंने आपको बताया है जो हम पढ़ रहे हैं, यानी कि शिक्षा। घरेलू से विषय इसके अंदर सारे के सारे शामिल होते हैं। जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, अच्छा शिक्षा, जंगली वन, जंगली जानवर, पक्षियों की रक्षा, नापतोल, ये सारे के सारे क्या है? समवर्ती सूची में डाल दिए गए हैं। तो कर सकते हैं हम याद कि समवर्ती सूची यानी कि शिक्षा वगैरह है। वन में जाएंगे तो क्या मिलेंगे? जंगली जानवर हमें मिलेंगे, पक्षी भी वनों में ही रहते हैं। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। फिर कुछ घरेलू बातें जैसे जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण लगाना है, परिवार नियोजन करना है, तो ये सारी बातें समवर्ती सूची में होती हैं। ठीक है, समझ में आया? फिर है दोहरी शासन प्रणाली। दोहरी शासन प्रणाली, यहाँ पर वही वर्ड यूज है, ये सिर्फ पॉइंट बनाए गए हैं, समझा मैं आपको सारा कुछ चुकी हूँ। तो इसमें बस एक ही बात बताती हूँ आपको, दोहरी यानी कि आगे दो लगा हुआ है, तो यानी कि इसमें इसका अर्थ है कि दो चीज़ें ही मिलेंगी हमको। दो चीज़ें मिलेंगी तो कौन सी मिलेंगी? केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो जो भारतीय संविधान की प्रणाली है वो दोहरी शासन प्रणाली है, क्योंकि यहाँ पर शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य स्तर पर किया गया है। बस इतना भी आप लिख सकते हो। लिखित संविधान, लिखित का क्या अर्थ होता है? एक तो मैं आपको कोई चीज़ बोलकर बता रही हूँ, वो वर्बल है, ठीक है, शाब्दिक है। एक मैं आपको लिखकर बोर्ड पे समझा दूँ वो बात, ठीक है, फिर आप उसको कॉपी में नोट डाउन कर लो, तो वो क्या हो गया? लिखित। तो इसी तरह से जो हमारा संविधान है तो ये लिखित है, वैसे ही वर्बल नहीं है कि वैसे ही कुछ बातें बोल दी गई थी उस टाइम और बस, ऐसा नहीं है। सारे के सारे जितनी भी बातें हैं, जितने भी कानून हैं, जितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, वो सब, और उन भागों में क्या है, किस राज्य के बारे में क्या कहा गया है, राष्ट्रपति के बारे में क्या है, सारे के सारे इन अनुच्छेदों में हैं और वो सारे के सारे लिखित हैं। तो हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है वो सारी की सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। 5th पॉइंट है इसका, कठोर संविधान। कठोर का अर्थ होता है ये कि हम किसी चीज़ को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो टूटे ही ना, तो वो कठोर है एक प्रकार से। तो ऐसे ही भारत का जो संविधान है वो भी कठोर है। न तो ये पूर्ण रूप से लचीला होता है कि किसी भी तरह से तोड़ मरोड़ लो चीज़ को, कठोर होता है तो तोड़ा ही ना जा सके। तो पूर्ण रूप से तो नहीं है, हाँ कुछ एक संसद में एक साधारण बहुमत हो जाता है तो संशोधित की जा सकती हैं कुछ एक बातें। लगभग हमारे संविधान में लचीलापन और कठोरता दोनों प्रकार की व्यवस्थाओं को अपनाया गया है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर लचीलापन और कठोरपन दोनों का मिश्रण है भारत का संविधान। फिर है न्यायपालिका की सर्वोच्चता, यानी कि न्यायपालिका ही सर्वोच्च है हमारे। 3 प्रकार की होती हैं, विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका सर्वोच्च है, जो निपटारा ये कर देते हैं, जो फैसला सुना देते हैं, वो ही फैसला मान्य होता है। यह संविधान का प्रहरी है, प्रहरी यानी कि इसका रक्षा करने वाला है। यह न्यायपालिका क्या कर सकती है कि किसी कानून अथवा आदेश को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर सकती है। और सर्वोच्च न्यायालय यह भी निश्चित कर सकता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं में रहकर ही कार्य करें। तो न्यायपालिका सर्वोच्च है, सबसे ऊंची है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को किसी प्रकार की ये छूट नहीं है कि वो संविधान के विरुद्ध होकर कार्य करें। जो संविधान के नियम हैं, रूल रेगुलेशन हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वो सारे के सारे काम अपने करें। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की न्यायपालिका के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और निष्पक्ष है। फिर है द्विसदनीय विधानपालिका। द्विसदनीय विधानपालिका का अर्थ है कि यहाँ पर 2 सदन हैं, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। लोकसभा निम्न सदन कहा जाता है, जैसे संसद है, संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति,
राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति इसका एक केवल अंग है। इसके 2 सदन हैं, वो लोकसभा है और राज्यसभा है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। इसके जो सदस्य होते हैं वो चुनाव द्वारा चयनित होते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुनाव द्वारा चयनित नहीं होते और ये स्थायी सदस्य होते हैं, यानी कि परमानेंट होते हैं ये, और इसको उच्च सदन कहा जाता है। तो ये भारत का जो संविधान की संघात्मक विशेषताएं हैं, ये वो विशेषताएं हैं जिनको अपनाया गया है। आई होप आपको संघात्मक विशेषताएं, संघवाद का अर्थ अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको समझाया, एक बार आप भी ज़रूर इसकी रिवीजन लें, क्योंकि तभी आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके।